वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज हमारा चैप्टर हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है काठमांडू। चैप्टर नंबर 10 है हमारी बी हाइव की बुक में से और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा। तो इसको आज हम शुरू करें। तो एक ट्रैवलिंग वाला चैप्टर है, यानी कि एक ऐसा चैप्टर है जो आपको एक यात्रा के ऊपर ले जाएगा। जैसे कि आप भी बहुत बार यात्रा पे जाते हैं तो रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं, जिस तरह का आप अनुभव करते हैं, वो एक आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो लेखक हैं वो काठमांडू के बारे में, जब वो उस यात्रा पे गए थे, जब वो काठमांडू गए थे, उसके बारे में वो पूरा एक डिस्क्रिप्शन, एक विवरण हमारे सामने इस चैप्टर के द्वारा पेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अब लेखक कह रहे हैं कि मैंने काठमांडू में सेंटर में, टाउन के यानी कि एकदम बीचों बीच उस टाउन के, मैंने एक सस्ता सा रूम ले लिया और मैं कई घंटों तक वहाँ सोता रहा। और अगले दिन सुबह मैं मिस्टर शाह, उनके नेफ्यू के साथ मिलकर, मिस्टर शाह के सन और उनके नेफ्यू के साथ मिलकर हम लोग एक टेम्पल, दो टेम्पल्स जो कि हैं काठमांडू के अंदर, वहाँ हम लोग दर्शन करने गए, जो कि बहुत ही सैक्रेड मानी जाती हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों दोनों के लिए। तो काठमांडू जो है उसके बारे में आप जानते हैं कि काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है, बहुत ही एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी है। तो उसका विवरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो लेखक यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो हैं काठमांडू में वो देखने गए। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. Princess of the Nepalese royal house appears. Everyone goes and makes way. अब लेखक बता रहे हैं कि जब वो पशुपतिनाथ मंदिर जो गए, जो कि एक धार्मिक स्थल है हिंदुओं के लिए, जब वहाँ वो दर्शन के लिए गए तो उसके बाहर एक एंट्रेंस के ऊपर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदू लोगों की ही आने की आज्ञा है, दूसरों को नहीं आने दिया जाएगा। और वहाँ का जो एटमोसफियर बताया गया, दैट इज फेब्राइल कन्फ्यूजन, यानी कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला, जैसे कि मतलब शोर शराबे वाला माहौल है। क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ, वहाँ पर आपको मंदिर के पुजारी मिलेंगे, वहाँ पर रेकड़ी वाले हॉकर्स घूमते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पर श्रद्धालु, टूरिस्ट, वहीं बीच में गाय, मंकीज और पीजन्स भी दिखाई देंगे उड़ते हुए, और साथ में कुत्ते भी वहीं घूमते हुए ग्राउंड में दिखाई देंगे। अब लेखक कह रहे हैं हमने कुछ फ्लावर्स वहाँ अर्पण किए, हमने चढ़ाए और देखा कि वर्शिपर्स जो कि श्रद्धालु हैं, वो लोग प्रीस्ट, पंडित जी का जो ध्यान अपनी तरफ खींचने में इतने ज़्यादा बिजी हैं, यानी कि उनको ऐसा है कि फटाफट पंडित जी हमारा मतलब हमारी पूजा स्वीकार कर लें या हमारी बात सुन लें। और इसी रस्सोकसी में बहुत सारा मतलब धक्का मुक्की होती है और एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की, बहुत ज़्यादा पुशिंग, यानी कि भीड़ में आप समझ सकते हैं कैसा होता है। तो इस तरह का माहौल है, तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्टिव माहौल है वहाँ पर। और उसी दौरान वो कहते हैं कि नेपलीज, यानी कि नेपाल की एक रॉयल फैमिली से एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी वहाँ पहुँचती है। तो सब लोग उसके सामने बोझ, यानी कि उसको झुककर सलाम करते हैं और फिर उसके लिए जगह बना देते हैं ताकि वो आगे जा सके। By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps into a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati. अब आगे बताया गया है, लेखक हमारे सामने पेश करते हैं आगे का नज़ारा। लेखक कहते हैं कि जो नेपलीज प्रिंसेस आई उसके लिए जगह बनाई गई और वो आगे चल दी। वहीं मेन गेट के ऊपर कुछ वेस्टर्नर्स, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए कुछ लोग थे जिन्होंने गेहुए कपड़े पहने हुए थे, जो सैफरन कपड़े जो रहते हैं वो पहने हुए थे, लेकिन जो उनको परमिशन चाहिए अंदर जाने की वो नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलिस वाला जो कि गेट पे खड़ा है वो उनको मतलब ये नहीं मान पा रहा है कि ये हिंदूज़ हैं, क्योंकि इस टेम्पल के अंदर सिर्फ हिंदूज़ ही अलाउड हैं। तभी यहाँ पर थोड़ी बहस चल रही है उन लोगों के बीच में, और तभी अंदर दो बंदरों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है।
और एक बंदर दूसरे के पीछे भागता है। पहले वाला जाकर शिवलिंग के ऊपर से जंप लगाता है और दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ इधर उधर दौड़ता है और फिर वो भागमती नदी जो है उसकी तरफ चला जाता है। भागमती नदी जो कि नीचे की तरफ बहती है। अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, वॉशर वुमेन आर एट द वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। और वहीं पर एक कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है मुर्दा, किसी का शव जलाया जा रहा है वहाँ पर। और वॉशर वुमेन यानी कि जो धोबिन है, महिलाएं जो कि कपड़े धोती हैं, वो वहीं पर अपना काम कर रही हैं, बच्चे उसी पानी में नहा रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted is dropped into the river। एक बालकनी में से एक बास्केट, फूलों का एक टोकरी आती है और उसके अंदर पत्ते भी होते हैं, एक ओफरिंग की तरह, यानी कि जो हम चढ़ाते हैं श्रद्धा में, वैसे ही एक जो बास्केट है जिसके अंदर फूल और पत्ते हैं वो नदी में गिरा दी जाती है, नदी में तैरा दी जाती है। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। तभी वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी जगह है, एक पत्थर का एक प्लेटफॉर्म है जो कि उस नदी के अंदर डूबा हुआ है और वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, यानी आधा वो नदी से ऊपर दिखाई देता है और बाकी वो अंदर है नदी के। और ऐसी धारणा है, ऐसा माना जाता है कि जब वो पत्थर जो है, वो पत्थर यानी कि दैट इज अ स्मॉल श्राइन कहा गया, यानी कि एक पूजा करने की जगह है, एक पवित्र जगह है। वो पत्थर अगर वो पूरा नदी से बाहर आ जाएगा, जिस दिन वो पत्थर पूरा नदी से बाहर आ जाएगा, यानी कि पूरा दिखने लगेगा, उस दिन माना जाएगा कि भगवान जो हैं वो प्रकट होंगे और बुराई का पीरियड जो है, जो बुराई है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि इस पृथ्वी से कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा माना जाता है लोगों के द्वारा। तो इस तरह का माहौल वहां पर देखने को लेखक को मिला। आगे बताया गया है, एट द बौद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। अब लेखक ने हमें पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बता दिया, जहां पर चारों तरफ भीड़ भड़ाका है, धक्का मुक्की है, शोर शराबा है। अब वो जाते हैं बौद्धनाथ स्तूपा की तरफ। तो बौद्धनाथ स्तूपा में जब जो जाते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट श्राइन है, यानी कि बुद्धिस्ट होली प्लेस है, जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ नज़ारा जो है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, यानी कि बिल्कुल विपरीत है। जैसे मंदिर में था पशुपतिनाथ में भीड़ भाड़, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टिलनेस, सेंस ऑफ स्टिलनेस का मतलब चारों तरफ शांति सन्नाटा है। और यहाँ पर जो व्हाइट कलर का एक डोम है, क्या है, एक सफ़ेद रंग का एक डोम, गुंबद जिसको बोलते हैं, जो मंदिरों के और ऊपर बना होता है, मस्जिदों के ऊपर बना होता है, डोम, पता है आपको। तो वैसे ही बौद्धनाथ स्तूपा जो है वो भी ऊपर से डोम बना हुआ है उसमें, जिसके चारों तरफ एक रिंग्ड रोड, यानी कि उसके चारों तरफ एक रोड जाती है, यानी कि गोलाई में। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय टिबेटियन इमिग्रेंट्स, फेल्ट बैग्स, टिबेटन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हेयर, देर आर नो क्राउड्स। अब यहाँ देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर क्राउड नहीं है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। तो इसको एक हेवन ऑफ क्वाइटनेस कहा गया। हेवन ऑफ क्वाइटनेस मतलब शांति का स्वर्ग कहा गया, क्योंकि चारों तरफ जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो भरी हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और उसी दौरान आपको एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर बहुत ही शांति सन्नाटा हो, एकदम मन खुश हो जाता है। अब उसके बारे में बताया गया बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में, कि जो डोम के चारों तरफ एक रोड है और उसी में छोटी छोटी कुछ दुकानें हैं कुछ दूरी तक, और उसी में टिबेटियन जो लोग हैं, तिब्बत के रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा वो दुकानें ज़्यादा चलाई जाती हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदने को मिल सकती हैं। वहाँ से आप बैग्स खरीद सकते हैं जिस पर टिबेटियन प्रिंट्स हो सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी एक्सेट्रा वहाँ पर आपको मिल सकती है खरीदने के लिए। तो देखा हमने कि किस तरीके से बौद्धनाथ स्तूपा और पशुपतिनाथ टेम्पल जो थी, इन दोनों के बीच के माहौल में दिन रात का अंतर बताया गया है। काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls,
chocolates, or copper utensils and Nepalese antiques. काठमांडू जो है वो बहुत ही एक विचित्र किस्म का एक शहर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर श्राइन्स आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर चारों तरफ आपको जो श्राइन्स, जो कि मंदिर बने हुए हैं, जो कि बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर चारों तरफ आपको डीटीज का मतलब होता है हमारे जो देवी देवता हैं, उनको हम डीटीज कहते हैं, उनकी मूर्तियों को। तो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं, जो श्राइन्स हैं, वो हमेशा फूलों से लदी रहती हैं, और सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत ही बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। वहाँ पर आपको फ्लूट बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले, और वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स की दुकानें, फिल्म रोल जो कि फ़ोटो खींचने के लिए हम कैमराज में डालते हैं वो, चॉकलेट्स एंड इवन कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर के बर्तन, और नेपलीज एंटिक्स यानी कि प्राचीन समय की चीज़ें, एंटिक पीसेस जो कि नेपाल से जुड़े हुए, ये सब आपको वहाँ पर खरीदने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड्स, वहाँ पर रेडियो में फिल्मी गाने बजते हुए सुनाई देंगे आपको, तेज़ हॉर्न जो कि कारों से निकलता हुआ आवाज़ सुनाई देगा, फिर बाइसिकल की जो घंटियाँ होती हैं वो सुनाई देंगी, फिर चारों तरफ आपको स्ट्रे काउज यानी कि आवारा घूमती हुई गायें देखने को मिलेंगी, जो कि मोटरसाइकिलों का रास्ता रोक लेती हैं। वेंडर्स जो कि अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, जो दुकानदार है, रेकड़ी वाले हैं जो कि रोड साइड में खड़े रहते हैं, वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए आपको सुनाई देंगे। आई इंडल्ज myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ से खरीदी। अब इन्होंने क्या खरीदा? अ बार ऑफ मार्जिपन। मार्जिपन क्या है? अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड, एक मिठाई है जो कि आलमंड्स, बादाम से बनाई जाती है, उन्होंने वो खरीदी। फिर एक कॉर्न मतलब मक्की, आपको पता है वो जो भुनी हुई भून के देते हैं जो मक्की, वो खरीदी इन्होंने, जिसके ऊपर सॉल्ट नमक मिर्च लगा हुआ था, लेमन नींबू घिसा जाता है जिसके ऊपर, आपने भी खाई होगी, बहुत बारी है। और कुछ इन्होंने लव स्टोरी की कॉमिक्स खरीदी, लव स्टोरी कॉमिक्स, और एक रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीदी इन्होंने। और ये सब उन्होंने कोका कोला के साथ, और एक ऑरेंज ड्रिंक खरीदा था उसके साथ, इन्होंने इसको मज़े से एंजॉय किया और खाया, और इनको बहुत मज़ा आया। आई कंसिडर what route I should take back home if I were propelled by enthusiasm for travel per se. I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Benares to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself. Move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. लेखक जो हैं अब वो सोच रहे हैं कि मैं वापस कैसे जाऊँ, मैं घर कैसे पहुँचूँ। और वैसे तो वो एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि बड़ा ही अच्छा माहौल उनको मिला। यानी कि आदमी जब घूमने निकलता है और अकेला होता है तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है शायद, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अब वो वापस जाना चाहते हैं, और कैसे जाएंगे? पर्सी का मतलब अकेले, उनको खुद अपने हिसाब से जाना है, घर पे अकेले जाना है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं बस और ट्रेन से पटना पहुंच जाता हूं, फिर मैं गंगा नदी के द्वारा बनारस से इलाहाबाद चला जाऊंगा गंगा नदी के थ्रू, और फिर यमुना से होते हुए मैं आगरा से दिल्ली चला जाऊंगा। लेकिन अब इतना लंबा रास्ता, यानी कि आप देखिए यहाँ पे पहले वो बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे पटना, पटना से फिर बनारस, बनारस से फिर इलाहाबाद तक गंगा नदी के द्वारा, फिर वो आगरा से दिल्ली एटसेट्रा, यानी कि काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा इनके लिए। और अब ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके, थक चुके हैं, और होमसिक, यानी कि होमसिक बोलते हैं हम लोग वो समय जब घर बहुत ज़्यादा, मतलब वी मिस आर होम, यानी कि ऐसा होता है कि अब तो घर जाना ही है, बहुत घूम लिया। भले आप देखिए कहीं भी घूम आइए, दिल्ली, आगरा, मुंबई, इवन वर्ल्ड के मैं कहता हूँ बेस्ट जो पिकनिक स्पॉट्स है, स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, यूएस चले जाइए, लेकिन जब आप घर पहुँचते हैं जो सुकून आपको मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो होमसिक फील कर रहे हैं अपने आप को, और ये अगस्त का आखिरी दिन है और अब वो घर जाना चाहते हैं।
तो इसलिए ये नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाते हैं और अपने लिए अगले दिन की एक फ़्लाइट की टिकट खरीद लेते हैं। I look at the fruit seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all directions, like the quills of a porcupine. They are of bamboo. There are crow's flutes and recorders. From time to time, he stands the pole on the ground, selects the flute, and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally, he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. अब आपने देखा होगा वहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वहाँ पर इन्होंने एक बांसुरी बेचने वाले को देखा। आपने देखा होगा बांसुरी बेचने वाले जो होते हैं वो एक लंबा डंडा होता है उनके पास और उस डंडे के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में जो उन्होंने बांसुरियाँ टांग रखी होती हैं, बहुत सारी इस तरीके से उन्होंने बांसुरियाँ इसमें टांग रखी होती हैं और वो हर डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बहुत सारी यहाँ पर बांसुरियाँ। तो लेखक वो बताते हैं कि पोल है, उसके पास एक डंडा है जिसके ऊपर उसने बांसुरियाँ ऐसे टांगी हुई हैं और वो बांसुरियाँ चारों तरफ से इस डंडे के ऊपर टंगी हुई है, यानी कि लगभग 50 से 60 बांसुरियाँ हो सकती हैं। अब वो इसको ऐसे अपने पास लेके खड़ा हुआ है और ओकेजनली वो क्या करता है, इसमें से एक बांसुरी निकालता है अलग अलग तरह की और उस बांसुरी को बड़ी सुंदर मधुर धुन में बजाने लगता है। वो कुछ मिनट तक उसको बजाता है, फिर रुक जाता है, फिर वो दोबारा कोई दूसरी बांसुरी निकालता है और उसको बजाने की कोशिश करता है और बड़ी ही मधुर आवाज़ में उसको बजाता है और ये आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी मधुर होती है कि वो जो शोर हो रहा है उस शोर को चीरती हुई ऊपर उठती है। वो बड़े ही एकदम मेडिटेशन से, यानी कि बड़े ही ध्यान से उसको बजाता है और वो कुछ ज़्यादा डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वो कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस अपने आनंद में उसको बजाने की मज़ा ले रहा है, यानी कि बड़ा ही आनंदित होकर उसको बजाता है। अब लेखक ये भी बताते हैं कि वो दूसरे लोगों की तरह शाउट नहीं कर रहा है, चिल्ला नहीं रहा है कि मेरी चीज़ ले लो, मेरी चीज़ ले लो। जैसे आप बाज़ार में जाते हो तो देखा होगा आपने, हर एक व्यक्ति अपनी चीज़ें बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी जो सेल है, यानी कि उसकी बांसुरी जो है वो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से नहीं बिकती है, कोई एक आधी बांसुरी उसकी बिक रही है, यानी कि बहुत ही स्लो सेलिंग है, यानी कि उसकी जो सेलिंग ऑफ बांसुरीज इज़ नॉट ऑफन। आपने भी देखा होगा आजकल इन चीज़ों से बच्चे काफ़ी दूर हो चुके हैं। जब हम लोग छोटे थे तो मे भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है और बांसुरी बेचने वाले और ये जो सेलर्स जो होते हैं ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और लेखक ने एक और यहाँ पर चीज़ जोड़ी है कि ये जो बांसुरियों का जो ये उसका जो झुरमुट ऊपर उसने टांगा हुआ है, जो ये इस डंडे के ऊपर, ये चारों तरफ से बांसुरी से घिरा हुआ और ऐसा लगता है जैसे पोर्क्यूपाइन देखा होगा ना, जिसके ऊपर कांटे होते हैं, कांटे वाला एक जानवर होता है छोटा सा, जिसको हम हिंदी में शायद स्याही बोलते हैं। वो इस तरह का चूहे की तरह दिखाई देता है और उसके ऊपर कांटे होते हैं। जब उसके ऊपर कुछ खतरा होता है तो वो अपने आप को इसके अंदर छुपा लेता है और कांटे ऊपर रहते हैं तो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो ये लेखक बोल रहे हैं कि ये जो है भी उसी प्रकार का उनको नज़र आता है। और लेखक कहते हैं कि वो ओकेजनली शायद ही उसकी सेल ज़्यादा होती है, कि बहुत कम सेल है उसका, बहुत कम ही चीज़ें, उसकी बांसुरियाँ कम बिकती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम में बड़ा ही मस्त है। और लेखक सोचते हैं कि ये इसके जीवन का पैटर्न रहा होगा कई सालों से, यानी कि सिर्फ आज ही ऐसा नहीं हुआ या 2 साल से 6 महीने से ऐसा नहीं होगा, ये जब से मेरे ख्याल से इसका जो बिजनेस है कई सालों से इसके जीवन का यही तरीका रहा होगा। यानी कि हर रोज़ यहाँ आकर खड़ा होता होगा, ऐसे ही बांसुरी बजाता होगा और ऐसे ही इसकी कोई 2-4 बांसुरियाँ रोज़ की बिकती होंगी और उसी में ही गुजारा करता होगा। ये लेखक सोचते हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute. The reed-knee, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes, each has its specific fingering and compass. It weaves its own associations, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice.
Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go. अब लेखक बताते हैं कि बांसुरी, वो स्क्वायर को छोड़ना चाहते थे जहाँ पर वो खड़े थे, उस चौराहे से वो दूर जाना चाहते थे अपने रूम की तरफ। और आगे वो बताते हैं कि फ्लूट म्यूज़िक, यानी कि जो बांसुरी का जो साउंड होता है, म्यूज़िक जो होता है, वो हमेशा से मुझे बड़ा परेशान करता है, यानी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बांसुरी सुनता हूँ। और बांसुरी जो है एक इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है, यानी कि एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हर एक कल्चर से जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसका खुद का फ्लूट ना हो। जैसे कुछ उन्होंने नाम दिए हैं अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए यहाँ पर, तो ये सब जो है साउथ अमेरिका हो गया, देन जापानीज़ बताया गया है, तो ये सब जगहों पे उनके इवन चाइनीज़ फ्लूट भी बताया गया। तो इनका खुद का फ्लूट है और ये उसको बजाते हैं। बस फ़र्क क्या है कि उनका जो तरीका है वो अलग है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, बट उसमें से निकलने वाला साउंड जो है वो, उसको बजाने के लिए हमें सांस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बांसुरी को बजाते हैं उसके अंदर हमें सांस अपनी डालनी पड़ती है, यानी कि फूंक मारनी पड़ती है। आपने देखा होगा जब हम बांसुरी को ऊपर से मुंह में लगा के उसमें ब्लो करते हैं, उसमें फूंक मारते हैं, तब वो बजती है। तो इसी तरीके से लेखक कहते हैं कि उसको भी ब्रेथ चाहिए, लिविंग ब्रेथ। और उसको भी थोड़ा, जैसे हम थक जाते हैं तो हमें भी थोड़ा पॉज चाहिए, यानी कि थोड़ा आराम चाहिए होता है। वैसे ही बांसुरी को भी आपने देखा होगा, बांसुरी कंटिन्यूस कभी नहीं बजती है, उसको बजाते बजाते बीच में से हम उंगलियों से कहीं ना कहीं उसको भी सांस लेना पड़ता है। जब हम रुकते हैं तो वो भी रुक जाती है बजने से। तो इसी प्रकार से लेखक आगे हमें बताते हैं दैट आई कैन बी so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. अब लेखक कहते हैं कि मैं बहुत एक लंबे समय के बाद घर लौटा हूँ और बांसुरी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर देख लिया है और मैंने बहुत ज़्यादा घूम फिर के वापस आया हूँ। और अब मुझे जो एक नया एक्सपीरियंस यहाँ से मिला था, वो मैं एक नया एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर वापस आया हूँ। जो कि यहाँ पर उन्होंने मंदिरों में घूमकर देखा, उस बांसुरी वाले को देखा जब रोड पर बजाते हुए, तो इस तरीके से वो एक नए एक्सपीरियंस के साथ अपने घर लौटे हैं। तो ये चैप्टर जो है इसको लिखा है विक्रम सेठ ने, जो कि अपनी इस प्रकार की कहानियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमारा जो चैप्टर था काठमांडू, ये पूरा हुआ। और अब हमारा इसका इसी बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, और बाकी 2-3 पोएम्स हैं वो भी आपको मैं जल्द से जल्द वीडियोज़ के रूप में करवा दूँगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।